हेलो एवरीवन। देखिए, एक बार फिर से आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके हायर लेवल के सभी प्रकार के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का हो, इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द एक्सपेंशन पाथ ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी इज़ एनालॉजिस टू इनकम कंजम्पशन लाइन। मतलब जो प्रोडक्शन थ्योरी का एक्सपेंशन पाथ होता है वो इनकम कंजम्पशन लाइन के किससे मैच करता है, तो वो मैच करता है हमारा कंजम्पशन थ्योरी से। सिम्बॉलिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज, मतलब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ एम पी एल अपॉन पी एल इज इक्वल टू एम पी एल के अपॉन पी के। ठीक है, यानी कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसके इक्वल रखते हैं हम कैपिटल लेबर दोनों की प्रोडक्टिविटी के। फार्मर है जो कि फ्लावर का प्रोड्यूशन कर रहा है, वो एस्टिमेट करता है कि एक साल में जो फ्लावर की डिमांड है वो 25% तक बढ़ जाएगी। अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, जो भी वो एरिया कर रहा है फ्लावर के लिए वो भी बढ़ाता है। तो ये एग्ज़ाम्पल कैसे मार्केट का है, देखिए लॉन्ग पीरियड की बात है, क्योंकि वो एरिया भी बढ़ाने की बात कर रहा है। शॉर्ट टर्म में इस तरह का नहीं हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो होता है उसमें सभी कुछ चेंज हो जाता है। हमारा प्लांट भी चेंज हो जाता है, जो भी हम लगा रहे हैं, जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो सब वेरिएबल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये लॉन्ग पीरियड की या लॉन्ग टर्म की बात है। विद द रिलेवेंट रेंज आइसो क्वांट, जो आइसो क्वांट होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन पे। इसमें पूछ रहे हैं कि जो एम आर टी एस है एल के की वो इक्वल है, तो एम पी के अपॉन एम पी एल एस, अगर इसको रखा जाएगा तो ये 1/2 आएगा। देखिए प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होती है, जब एक इकोनॉमी में एक्स और वाई गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो कौन सी कंडीशन होती है, कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ वन गुड विदाउट कटिंग बैक ऑफ अदर। मतलब अगर हम जैसे 2 गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हम एक की आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ जो फैक्टर हैं वो दूसरे से लेने पड़ेंगे, तभी तो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हम दोनों का ही अमाउंट नहीं बढ़ा सकते। अगर एक्स का बढ़ाना है तो वाई को थोड़ा कट करना पड़ेगा, और वाई को बढ़ाना है तो एक्स को थोड़ा कट करना पड़ेगा। एन एफिशिएंट इकोनॉमी ऑपरेट्स एट ए पॉइंट विच इज़ ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब जो हमारा पीपीसी होता है वहाँ पर जब इकोनॉमी ऑपरेट करती है तब वो एफिशिएंट होती है। ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, कैसा होता है पीपीसी हमारा, पीपीसी हमारा इस तरह का होता है। ठीक है ना, कैसा, कॉनकेव टू ओरिजिन। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेज हमारी मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाली है जो पीपीसी कर्व है। देखिए स्टेज सेकंड होती है। जैसे ये हमारा बनाया गया है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो कोई भी जो एफिशिएंसी होती है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। एन एंटरप्रेन्योर विल स्टे इन बिजनेस इन द लॉन्ग रन एज लॉन्ग एज ही नीड्स। कोई भी जो साहसी है वो बिजनेस में कब तक बना रहेगा, लॉन्ग रन में, जब उसको सारी कॉस्ट निकलती रहेंगी। यहाँ लॉन्ग रन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, वॉट इट इज़ अर्निंग इन इट्स प्रेजेंट यूज़, मतलब वर्तमान में क्या अर्न करके दे रहा है। देखिए पूछ रहे हैं कि कौन सी टाइम ऐसा होता है जब प्लांट की कैपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा लॉन्ग पीरियड है, जब ये प्लांट जो है फिक्स्ड फैक्टर होता है ये भी वेरिएबल हो जाता है। सप्लाई कैन बी पार्टली एडजस्टेड टू मीट चेंज कंडीशन। इस पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहते हैं, जब सप्लाई को थोड़ा बहुत ही एडजस्ट कर सकते हैं, ये शॉर्ट रन की बात है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ, जो हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है
वो किसको कंट्रोल करता है? तो देखिए वो लॉन्ग रन सप्लाई कर कंट्रोल करता है। इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई इज़ 2x फॉर प्रोड्यूसर ए एंड 3x फॉर प्रोड्यूसर बी, तो सारे एफिशिएंट बंडल प्रोडक्शन के कैसे होंगे? मतलब जो हमारा प्रोड्यूसर ए है इसके लिए मार्जिनल कॉस्ट वाई की 2x है और प्रोड्यूसर बी के लिए 3x है, तो क्या होगा? ए शुड प्रोड्यूस ओनली वाई अप टू द पॉइंट वेयर बी कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस एक्स। मतलब ए को जो है वाई को प्रोड्यूस करना है वहाँ तक जहाँ तक भी बी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा एक्स को। ईच शॉर्ट रन ए सी सी कोइंसिडाइंस विद एल ए सी एट, कहाँ पर टच करते हैं? जो हमारा एनवलप कर्व होता है इस तरह का, तो वो कहाँ से करते हैं? अपने लोअर पॉइंट से करते हैं इस तरह के। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ द नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। All money cost and cost of resources owned by the firm are इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं। ये सारी जो मौद्रिक लागत हैं और जो रिसोर्सेज की कॉस्ट हैं जो भी फर्म वहन करती है उनको स्पष्ट और अस्पष्ट लागत कहा जाता है। द कॉस्ट फंक्शन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शन। द एक्सप्लिस कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नोन एज, जो हमारी अस्पष्ट और स्पष्ट लागत है इन दोनों मिलकर क्या कहती हैं? दोनों मिलकर जो है इकोनॉमिक कॉस्ट यानी आर्थिक लागत कहलाती हैं। मिस्टर राजू एम्प्लॉयड हुए एक टैबोनिकिस्ट की शॉप पर, ठीक है। उन्होंने 7,000 रुपये एक साल में अर्न करे और 20,000 की सेविंग इन्वेस्टमेंट थी 5% के गवर्नमेंट बॉन्ड की। एक साल पहले उन्होंने अपनी शॉप खरीदी और उसमें 20,000 रुपये फर्स्ट डे की रिसिप्ट थी और 50,000 का एक्सपेंडिचर था, ठीक है, और 30,000 रुपये। इस प्रकार से उनका प्रॉफिट जो था वो 20,000 था। व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट? तो वो 8,000 थी। उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000 रुपये। द opportunity cost of using any factor is what is currently foregone by using it। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन दी है लिप्से ने। द प्राइस विच इज़ नेसेसरी टू रिटेन ए गिवन यूनिट ऑफ फैक्टर इन ए सर्टेन इंडस्ट्री में बी कॉल्ड इट्स ट्रांसफ़र अर्निंग और ट्रांसफ़र प्राइस। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। द शॉर्ट पीरियड इन रिलेशन टू ए फर्म्स प्रोडक्शन डिसीजन इज़, जो फर्म के प्रोडक्शन में शॉर्ट पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? नो फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन मेक्स मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस फॉर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो प्राइस के इक्वल होती है? तो ये मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। द कॉस्ट असाइंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन that the firm neither hires nor purchases is called imputed cost। एक फर्म का प्लान, इक्विपमेंट, लेबरर्स, ये क्या कहलाते हैं? ये फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट्स। द कॉस्ट व्हाट हैज़ टू बी पेड टू रिटेन इन प्रेजेंट यूज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये कंडीशन कहाँ की है? तो देखिए ये जो कंडीशन है लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम फॉर ए फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए ये होता है हमारा ए आर इज इक्वल टू एम आर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इंक्लूड द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है कौन से कॉस्ट कर्व से दिखाए जाते हैं? वो एवरेज कॉस्ट कर्व से दिखाए जाते हैं। रिगार्डिंग द इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ए फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट के लिए कौन सा नहीं सही है? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड मनी, ये सही नहीं है। Which of the following statement is true with fixed cost? The fixed cost of a firm when expressed as an average do not change with output. They do not reflect diminishing marginal term। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही है।
Agriculture is an industry where land is used extensively, so it is subject to an early operation of diminishing returns or increasing cost when compared to industry. Which of the following is not correct? All factor can be used in different proportion. ये सही है. A firm can experience return to sale. ये भी सही है. Management can be reorganized. ये भी सही है. Law of very proportion is working. ये नहीं सही है हमारा. तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारा डी. केवल यही सही नहीं है, बाकी सब सही है. ए फॉलिंग एवरेज रेवेन्यू इज़ द यूनिक फीचर ऑफ. एक गिरता हुआ AR कौन सा फीचर है? एक मार्जिनल फर्म का. प्राइम कॉस्ट में बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट. एनी चेंज इन MC एंड TC विल लीड टू ए चेंज इन फर्म्स. जो कोई भी मार्जिनल कॉस्ट में या टोटल कॉस्ट में जो चेंज है तो वो फर्म का क्या करेगा? तो वो फर्म का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज लाएगा. कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय फर्म्स इज़ नोन एज. जो फर्म रिसोर्सेज ओन करती है उसको क्या कहते हैं हम? ऐसी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो AFC हमारी कब डिक्रीज़ होती है? तो AFC हमारी शॉर्ट पीरियड में डिक्रीज़ होती है. जैसे ही हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो AFC हमारी कैसी हो जाएगी? तो AFC जो है वो हमारी डिमिनिश हो जाएगी. द कॉस्ट देन that is incurred at beginning stage of production, especially cost of building inventory material is known as. ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है. whether the cost do or do not vary with the quantity of output produced in the short term is distinction between variable and fixed cost. इसमें पूछ रहे हैं प्राइम कॉस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है. A firm produces at a particular time under a given condition 1,000 unit of a commodity. After 5 years, it employs 100 more labor and produces 1,000 more unit. ये सही है. A firm produces a particular time in 1,000 unit. After 5 years, it employs 100 more labor for attaining 1,000 more production. ये गलत है. A firm produces at a particular time under a given 1,000 unit of commodity. ये भी गलत है. तो हमारा ए ऑप्शन सही है. इसमें से ऑड हमें चुनना है. AFC कर्व, ABC कर्व, MC कर्व, AC कर्व. तो देखिए इसमें से जो ऑड है वो हमारा AFC कर्व है. इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम और किस नाम से बुला सकते हैं? इसको नॉर्मल कॉस्ट के नाम से बुला सकते हैं. इसमें पूछ रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट के लिए इनमें से और कौन सा सही नहीं है. तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट के लिए इट कैन बी रेफर टू ए संक कॉस्ट. ये सही नहीं है. बाकी इट कैन बी रिफर प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, संक अवॉइडेबल कॉस्ट. ये सब सही है. बस वेरिएबल कॉस्ट को संक कॉस्ट नहीं कहते. प्राइम कॉस्ट कैन बी. प्राइम कॉस्ट को और क्या कह सकते हैं हम? प्राइम कॉस्ट को हम एक्विजिशन कॉस्ट भी कह सकते हैं. वाई द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नॉट टचेज द आउटपुट एक्सेस. जो हमारा AFC कर्व होता है वो आउटपुट एक्सेस को क्यों नहीं टच करता है? क्यों नहीं टच कर सकता है? क्योंकि AFC जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. बिकॉज AFC कैन नॉट बी ज़ीरो. इसीलिए देखिए ये AFC आ रहा है. ये कभी भी यहाँ ऐसे टच नहीं करेगा. ये हमेशा ऊपर ही रहेगा. क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं हो सकती. भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जो हमने मशीनरी लगाई है उस पर हमेशा खर्चा आएगा. और देखिए जो हमने प्लांट लिया है उसका हमेशा खर्चा आएगा. जो भी हम कैपिटल ले चुके हैं वो सब हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं और उनका खर्चा हमेशा आता रहेगा. तो AFC कभी भी ज़ीरो नहीं होगी. AFC का फॉर्मूला पूछ रहे हैं. देखिए एवरेज क्या रहता है? टोटल के बटे हम क्वांटिटी रखते हैं तो इसलिए देखिए TFC अपॉन TQ. ये पूछ रहे हैं कि TVC या टोटल कॉस्ट कर्व का जो स्लोप है वो क्या दिखाता है? जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो मार्जिनल कॉस्ट दिखाता है. इसमें पूछ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट वो है किसका डिफरेंस होती है?
तो देखिए जो ABC होती है वो हमारी ATC माइनस AFC। जब देखिए टोटल कॉस्ट जो है हमारी, ठीक है, देखिए जब हमारी जो टोटल एवरेज कॉस्ट जो चल रही है वो इन दोनों का प्लस होता है, तो अगर AT में से AFC निकाल देंगे तो ABC आ जाएगा, और अगर AFC पूछा जाए तो ATC में से ABC माइनस कर देंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट प्योरली डिपेंड ऑन, एक फर्म की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किस पर डिपेंड रहती है? फर्म के आउटपुट पर। पेइंग द लेबरर्स, यानी जो उनके यहाँ श्रमिक हैं उनको वेतन देना क्या कहलाता है? वेरिएबल कॉस्ट। एक concept which has importance in the equilibrium analysis and thus economic analysis is MC. The average profit can be obtained while taking the distinction between AC and AR. Which of the following cost is closely related to MC? Variable cost. Which of the following is correct in connection with variable cost? देखिए क्वेश्चन ऊपर भी करा है कि वेरिएबल कॉस्ट पेइंग द लेबरर। Which of the following is an immediate effect due to increase in firm marginal and total cost? तो ये हमारा इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। ये कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं और जिनका अलग अलग PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो जो प्रोड्यूसर है उसे कुछ यूनिट जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, और दूसरे अदर गुड के लिए किसी भी जो एक्स का है तो उसे क्या कहा जाएगा? द लोएस्ट MC प्रोड्यूसर ऑफ गुड एक्स। Which of the following is correct with regard to the equivalence of minimum marginal cost? तो देखिए द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज एट मैक्सिमम। देखिए इसमें से हमें और ढूंढना है। कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंश्योरेंस फी, प्रॉपर्टी टैक्स। तो देखिए इसमें जो है हमारा ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा ऑड है, बाकी सेम है। देखिए इसमें मैचिंग करनी है हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। मोर्टेज रीपेमेंट ऑन फैक्टर, तो देखिए ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रनिंग मशीन, तो मशीन चलाने के लिए जो कॉस्ट दी जा रही है ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ क्लोथ, मतलब जैसे क्लोथ को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ओनिंग टू टाइम, तो ये कैसी है हमारी? देखिए ये हमारी जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट है। प्राइस वेजेस पेड टू ऑपरेटर, तो ये कैसी है हमारी? ये वेरिएबल कॉस्ट है। ए रॉयल्टी ऑफ ₹2 फॉर ईच पॉकेट मेड, तो ये कैसी है हमारी? ये भी हमारी देखिए वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस तरह से देखिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। एज आउटपुट इंक्रीज इट डिमिनिश द, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ये AFC को कम करता है। MC जो है वो हमेशा प्राइस से कम होता है, कब? मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन में। कैलकुलेट द यूनिट प्रोड्यूस एंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू। द रिजल्ट इज, जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये सीधा सीधा प्रॉफिट दिखाता है। प्रॉफिट के लिए जब रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को निकाल देते हैं तो जो बचता है या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ ए फर्म, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इट इज़ आइडेंटिकल इन शेप टू VC कर्व बट हाइयर देन, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट के जैसा होता है शेप में लेकिन उससे ज़्यादा होता है। तो ये क्या है? टोटल कॉस्ट। इसमें से और ढूंढना है फिक्स्ड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑन बिल्डिंग एंड मशीन, स्पेशल कॉस्ट। देखिए इसमें से डिफरेंस जो है वो हमारा स्पेशल कॉस्ट है। द जर्नल एवरेज कर्व इज़ ऑल्सो नोन एज,
जो एवरेज कर्व है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको एवरेज टोटल यूनिट कॉस्ट कर्व। द ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी इंक्लूडेड इन, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं? उसको हम वेरिएबल कॉस्ट में कर सकते हैं। द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, जो टीएफसी है और टीवीसी है इसको ये किसके इक्वल होती है? देखिए ये हमारी टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है शॉर्ट रन के। लॉन्ग रन की क्यों नहीं होती? क्योंकि लॉन्ग रन में तो कुछ भी फिक्स नहीं रहता, सभी वेरिएबल हो जाते हैं। इनमें से कौन सा कॉस्ट कर्व है उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है? तो देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व को। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो एएफसी कांस्टेंट रहता है। कब? तो कांस्टेंट रहता है शॉर्ट पीरियड में। ए फर्म विच इज़ एक्सपीरियंसिंग फॉलिंग एवरेज रेवेन्यू इज, एक फर्म जो कि एआर का फॉल एक्सपीरियंस कर रही है तो वो कैसी कहलाती है? तो वो देखिए हमारी मार्जिनल फर्म कहलाती है। इन द शॉर्ट रन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द फर्म शुड प्रोड्यूस द आउटपुट एट द लेवल ऑफ, शॉर्ट रन में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फर्म को आउटपुट किस लेवल तक प्रोड्यूस करनी चाहिए? तो फर्म को जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इवन इफ द कॉस्ट इंक्रीज द एमसी रिमेन अनअफेक्टेड, तो वो कॉस्ट कैसी कहलाती है? तो वो कॉस्ट जो है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट? एवरेज टोटल यूनिट कॉस्ट कर्व। देखिए इसमें मैचिंग करनी है। पोजीशन कॉस्ट, पोजीशन कॉस्ट क्या होती है? ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो इसका ए हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट हमारी पोजीशन कॉस्ट होती है। ठीक है। और जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये क्या होती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है डिमिनिश होती है जैसे आउटपुट बढ़ता है। देखिए ए का, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। पूछ रहे हैं ये कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है ओरिजिन से वो टेंजेंट होती है टीसी कर्व को, तो वहाँ एसी कैसा होता है? तो वहाँ जो एसी होता है वो हमारा मिनिमम होता है। जैसे देखिए ये टीसी है, ये एसी है, तो जब एक लाइन करी जाएगी तो यहाँ पर आएगा हमारा। द टाइम पीरियड एंड इलास्टिसिटी ऑफ टाइम आर रिलेटेड, ये कैसे रिलेटेड होते हैं? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रिलेटेड होते हैं। एएफसी हमारा कब डिक्रीज़ होता है? जब हमारे आउटपुट में इंक्रीज़ होता है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कहाँ इक्वल होती है? एटीसी और एएफसी, हमने पहले भी बताया था। एएफसी और एवीसी का टोटल होता है एटीसी, तो जो इसमें से माइनस कर दिया जाता है एफसी को टीसी से, तो हमारा वीसी निकलता है एवीसी। देखिए कर्व दे रखे हैं, इससे पूछा जा रहा है कि ए कर्व का क्या नाम है, बी कर्व का क्या है, सी कर्व का क्या है। तो देखिए ए जो है ये हमारा है टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। ये देखिए ये हमारा टीसी का कर्व है, जो सी है ये टीसी का कर्व है, और ये वाला जो है ये हमारा टीवीसी है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। द LAC curve is tangent to SAC, short run cost एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये क्या इसका है? एट द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ SAC, ये हम कई बार बता चुके हैं। ये जो कर्व होता है हमारा, तो ये हमारा एनवलप कर्व भी कहते हैं या LAC है। तो यहाँ पर ये इस तरह से लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं ये। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? MC कर्व हैज़ द शेप ऑफ अल्फ़ाबेट U, MC कर्व का कर्व ऐसे होता है। MC कर्व हैज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये गलत है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हैज़ द शेप ऑफ द इन्वर्टेड U,
ये इस तरह से बता रहे हैं, तो ये गलत है। तो हमारा केवल पहला ऑप्शन सही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका शेप होता है? AFC का। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, ये देखिए क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा किसका डिफरेंस होता है? एवरेज कॉस्ट और AR का। हमने पहले भी बताया था, जब कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस कर देते हैं तो या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। Empirical evidence has shown that due to technological change and people fear by doing trends, तो इससे क्या होता है? तो देखिए, इससे हमारा change the shape of LAC curve to be L shape rather than U, ये भी रिपीट हुआ है। when expressed as an average it shows a continuous decline with increase in output, जब आउटपुट में इंक्रीज होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन करने लगती है। An entrepreneur running his business takes out 50,000 per year as his salary from the total receipt of the firm. The implicit cost of the entrepreneur is, तो उसकी जो implicit cost होगी वो 50,000 a year, यानी कि C पॉसिबल है। The marginal cost curve first decrease and then increase as the output increase from zero of parts. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती हैं? फिक्स्ड कॉस्ट दोज कॉस्ट विच डू नॉट इंक्रीज एट आउटपुट इंक्रीज। देखिए, इसमें से बतानी है कौन सी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। VC यानी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इंक्रीज एट आउटपुट इंक्रीज, ये सही है। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इंक्रीज एट आउटपुट इंक्रीज, ये गलत है। Total cost are the cost paid to all the factor employed in producing the output, ये सही है। ATC fall at first and then rise as the firm approaches full capacity, ये भी सही है। AFC continues to fall at the rate proportionate with the fallen output, ये गलत है। तो हमारा 2 और 5 गलत है। तो इस तरह से B ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। Continues to fall at a rate proportionate with the increase in output, इसको AFC के रूप में नापा जाता है। If the LAC curve L-shaped rather than U-shaped due to technological change take place and people by doing so, the long run curve will flatter in, जो लॉन्ग रन कर्व है वो फ्लैटर कब होगा? वो हमारा हैवी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होगा। द LAC कर्व ऑलवेज पासिस थ्रू, कहाँ से पास करता है? SAC कर्व से। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कनेक्शन विद इंक्रीजिंग रिटर्न? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंड द MC कर्व टू राइज अप? लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. If only part of labor force employed by a firm can be dismissed at any time and without pay, the total wages and salary paid out by the firm must be considered partly fixed and partly ABC. देखिए, ग्राफ दे रखा है, इसके बेस पे मैचिंग करनी है। देखिए, ये वाला जो कर्व है ये हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, हमारा जो ये ए है, ए हमारा क्या है? SAC 1 है। B हमारा SAC 2 है। ये हमारा SAC 3 है, SAC 4। और ये जो हमारा E है, E हमारा है LAC, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, MC नहीं दिया हुआ है ना एनवलप दिया हुआ है, तो C हमारा राइट आंसर है। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर सेम एज नॉर्मल प्रॉफिट। The technical relationship between input as a variable factor and the resulting output is the definition of
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट बट चेंज इन आउटपुट, ये है मार्जिनल कॉस्ट। देखिए इसमें से ऑड वन ढूंढना है, तो देखिए हमारा ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये हमारा गलत है। जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है यू शेप क्यों होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिमम फॉर्म, ये गलत है। ऑपरेशन ऑफ इंग्लिश कॉस्ट गलत है। एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो इसमें से नन ऑफ द अबव आएगा। इन्वर्टेड यू शेप कर्व कौन सा होता है, एमसी। स्टेप डाउनवर्ड एट फर्स्ट एंड देन अपवर्ड, मतलब पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। ये किसकी मूवमेंट है, ये मूवमेंट है हमारी टीवीसी कर्व की। नॉट कंपेरेबल टू दैट ऑफ अकाउंटेंट्स, दिस इज इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट अबाउट कॉस्ट। इसमें से भी हमें और देखना है। तो देखिए इसमें से जो ऑड है वो हमारा बी है। इंटरेस्ट ऑन ओन मनी कैपिटल इज एन, ये क्या है, ये है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए एक प्रोडक्शन की फर्म की आउटपुट दे रखी है, जैसे कि ए का, बी का, सी का, 100 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे। इसके बेस पे हमें मैच करना है प्राइम कॉस्ट कौन सी है, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। देखिए इसमें देख के लिख रहा है ये सब सेम है, यानी कि ये फिक्स कॉस्ट है। और देखिए ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और इन दोनों का प्लस कर देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो ए टोटल कॉस्ट है, बी फिक्स कॉस्ट है और सी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। ए हमारी क्या थी, टोटल कॉस्ट, और बी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी, और सी हमारी थी वेरिएबल कॉस्ट थी। तो ए का 5 और बी का 3 और सी का 4, तो डी हमारा राइट आंसर है। इसमें पूछ रहे हैं कि फर्म जो है वो कैसे काम कर रही है, इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में और कांस्टेंट रिटर्न में। तो देखिए इस टेबल के बेस पे कुछ बताया नहीं जा सकता है, इतनी कॉस्ट पे इतना आउटपुट मिल रहा है, तो कोई मतलब क्लियर आंसर नहीं है। तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दीज। इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा सही है। ऑल मनी कॉस्ट कैन बी रिगार्ड एक्सप्लिसिट, इम्प्लिस सही है, और सोशल कॉस्ट सही है। लेकिन सभी को जो अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट नहीं कह सकते। तो 1, 2 और 3 सही है, तो डी हमारा राइट आंसर है। When the output increase is diminish the gap between ATC and ABC. Marginal cost varies inversely with the marginal product or the variable factor. It is only in short run. A duration of time which permit necessary adjustment means concept of period in economic analysis. इसमें पूछ रहे हैं ये टेबल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये टेबल एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग कॉस्ट का। देखिए 15 यूनिट बनाने में 10 की एवरेज कॉस्ट आ रही है, 16 में 8 आ रही है, 18 में 7 आ रही है, 19 में 9, 20 में 11, ये इंक्रीजिंग कॉस्ट का है। और फिर देखिए डिक्रीजिंग कॉस्ट का है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है,
कि प्रॉफिट को कैसे रिगार्ड किया जाएगा, एवरेज को ए सी माइनस ए आर। Marginal product of the variable factor is at maximum where the marginal cost of output is minimum। देखिए इसमें बताना है एब्सोल्युटली करेक्ट कौन सा है। एज द आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम जीरो अपवर्ड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ये सही है। आउटपुट बढ़ता है जीरो से तो एवीसी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, गलत है। आउटपुट बढ़ता है तो एवीसी एएफसी जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये भी गलत है। और आउटपुट बढ़ता है तो एटीसी पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, ये भी गलत है। तो एक तरह से हमारा केवल वन ऑप्शन जो है वो सही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओनली इन केस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। एक प्रोड्यूसर जो है वो 1000 यूनिट बना रहा है और उन पे वो 15,000 रुपये खर्च कर रहा है। अब वो देख रहा है कि उसकी डिमांड बढ़ रही है तो वो एडिशनल 1000 यूनिट और बना रहा है और 27,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है? तो देखिए 12 है। देखिए अब लगा रहा है 27,000, ठीक है, एक्स्ट्रा 1000 यूनिट बनाने के लिए, और पहले लगा रहा था 15,000, ठीक है। तो कितने बचे? 12,000 बचे। और ये हैं हमारे 1000 यूनिट के, तो पर यूनिट हमारा 12 आ गया। द कॉस्ट वॉट इट कैन अर्न इन सम अदर यूज़, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से बताना है कौन सा रिलेशन जो है वो इनकरेक्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड टू नॉर्मल प्रॉफिट, ये गलत है। सोशल कॉस्ट आर रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, ये भी गलत है। इम्प्लिसिट कॉस्ट रिलेटेड टू नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी गलत है। एक्सप्लिट कॉस्ट रिलेटेड टू वेज पेमेंट इंटर पेमेंट, ये हमारा सही है। तो 1 2 3 गलत है हमारे में, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न द एवीसी कर्व मूव्स इन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा है कि एम सी ए बी सी एंड ए टी सी कर्व को इंसिडाइज एट देयर रेस्पेक्टिव मिनिमम, यानी मिनिमम पे एम सी ए बी सी और ए टी सी एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो ये हमारा जो है ये सही है। द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट ए बी सी एंड ए टी सी कर्व एंड डिफरेंट पॉइंट, ये गलत है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द ए एफ सी एंड ए बी सी कर्व एट डिफरेंट पॉइंट, ये भी गलत है। तो एक तरह से केवल हमारा फर्स्ट सही है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें से भी बताना है कौन सा करेक्ट है। एम सी रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट एट आउटपुट विल बिलो फुल कैपेसिटी ऑपरेशन, तो ये गलत है। एम सी विल जनरली इंक्रीज विद आउटपुट व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट देन फॉर लो लेवल आउटपुट इज़ लार्ज, ये सही है। एम सी में बिकम इनफाइनाइटेड एट फुल कैपेसिटी ऑपरेशन, तो ये भी गलत है हमारा। तो इस तरह से हमारा केवल बी ऑप्शन सही है। देखिए इसमें से और ढूंढना है, वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट, एम सी कर्व, इंक्रीजिंग कॉस्ट कर्व। तो इनमें से जो ऑड है वो हमारा एफ सी है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप बिकॉज, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप का क्यों होता है? क्योंकि ए सी कर्व जो होता है वो पहले डेक्लाइन करता है, एक मिनिमम पर पहुंचता है, उसके बाद बढ़ना शुरू करता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी derived फ्रॉम wage rate upon average product of labor by assuming labor is the only variable of input। देखिए इनमें से कौन सा सही है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न डिपेंड्स ऑन द assumption दैट द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज अनचेंज्ड, ये सही है हमारा। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न डिपेंड्स ऑन द assumption दैट टेक्निकल नॉलेज इज अनचेंज्ड, ये गलत है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न डिपेंड ऑन द टेक्निकल नॉलेज इज अनचेंज, ये भी गलत है।
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न डिपेंड्स ऑन अजम्पशन टोटल आउटपुट कॉन्स्टेंट, ये भी गलत है, तो हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए डायग्राम में आउटपुट दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है और एक कर्व दे रखे हैं। अब इसके बेस पर क्वेश्चन है, इन द अबव फिगर द कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट, पूछा गया है जो कर्व ए है और कर्व बी है ये क्या क्या बता रहे हैं। देखिए जैसे कि डायग्राम से पता चल रहा है ये तो हमारा एम सी कर्व है, ये हमारा ए सी कर्व है, तो एम सी और ए सी बता रहे हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब इसमें पूछ रहे हैं आर हमारा क्या दिखा रहा है, आर ये दिखा रहा है कि जो ए सी है ये अपने लोएस्ट पर है और ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और एम सी इक्वल है ए सी के, और ये ए सी मिनिमम है और ये ऑप्टिमम आउटपुट है, तो यानी सभी बता रहे हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। मतलब इतना जो उत्पादन हो रहा है इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कहीं भी जाएंगे इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही मैक्सिमम हमारा आउटपुट हो रहा है, ऑप्टिमम आउटपुट है ये। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज़ इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट, ये गलत है। द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज़ इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी गलत है। ए यू शेप्ड एम सी कर्व मीन दैट द ए सी कर्व राइजेस थ्रू आउट, ये भी गलत है। द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट, ये सही है हमारा। शॉर्ट रन में एक फर्म जो है अपने प्रॉफिट को कौन से लेवल के आउटपुट पर मैक्सिमाइज करेगी, कहाँ करेगी, जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वेट मार्जिनल रेवेन्यू होता है ना, एम सी इज इक्वल टू एम आर, वही है ये। अब नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। द LAC कर्व फॉल्स एज आउटपुट एक्सपेंड, दिस फॉल इज ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ सेल, ये सही है कि LAC कर्व जो है बढ़ेगा जैसे जैसे, मतलब LAC कर्व जो है गिरेगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, तो ये जो हमारी पैमाने की बचत होती है उसकी वजह से होता है, ये सही है। द LAC कर्व इज टेंजेंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ LAC कर्व व्हेन द LAC कर्व इज फॉलिंग, ये भी सही है। द LAC कर्व फॉल व्हेन LMC इज लेस देन LAC एंड राइजेस व्हेन LMC इज ग्रेटर देन LAC, ये भी सही है। प्रॉफिट ओरिजिनेट इन अनसर्टेनिटी, ये भी हमारा सही है। तो द LAC कर्व फॉल्स व्हेन NMC कर्व फॉल्स, ये गलत है, तो फिफ्थ हमारा गलत है, तो सी ऑप्शन राइट है क्योंकि केवल फिफ्थ ऑप्शन हमारा गलत है। द पॉइंट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वेट एवरेज कॉस्ट शोज द प्लांट कैपेसिटी, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व इज, कैसा होता है, यू शेप। इन द ट्रेडिशनल थ्योरी of the firm, AC include normal profit. In general, the relation between change in physical input and physical output is measured in production function. ऐसी फर्म जो केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करती है उसे मार्जिनल फर्म कहते हैं। इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा सही है। द AFC इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AC एंड MC, ये गलत है। Given the shape of total cost curve, the MC refers to the slope of tangent to curve at any given point, ये सही है। A firm is said to be in optimum size when it operates at minimum point of AC, ये गलत है, तो केवल सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, तो सी हमारा राइट आंसर है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन द, कब ज़्यादा इलास्टिक होती है, लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में तो सब कुछ चेंज हो जाता है इसीलिए सब इलास्टिक है। Due to increase in the revenue a firm earns when it increases its output by 1 unit, we mean, मतलब हमारा मतलब क्या होता है, तो हमारा मतलब यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू से होता है, जब 1 यूनिट बढ़ाते या घटाते हैं तो वो मार्जिनल होता है। कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट का मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज एंटायरली डिपेंड अपॉन द डिमांड फॉर इट, ये सही है। द प्राइस ऑफ ए गुड इज इट्स वैल्यू मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, ये भी सही है।
द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस, ये गलत है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो 3600 बैठते हैं, लेकिन यहाँ 3000 में ही 200 यूनिट हो रही हैं, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मे बी द रिजल्ट ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट। When the units of factor increases, the marginal revenue productivity of a factor will fall or diminish. Which of the following may not be a supply curve? सप्लाई कर्व की कंडीशन क्या नहीं हो सकती? सप्लाई कर्व देखिए, परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, नेगेटिवली स्लोप्ड भी हो सकता है, जो इलास्टिक, बस डाउनवर्ड स्लोप नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए डाउनवर्ड का मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा प्राइस पे कम सप्लाई हो रही, जबकि ऐसा नहीं होता है। कम प्राइस पे कम सप्लाई होती है, जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होती है। देखिए ये जो टेबल दे रखी है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी सप्लाइड है और प्राइस पर यूनिट है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको देखिए हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डिमांड शेड्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ ये जो टेबल दे रखी है, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड आर एट, मतलब कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है हमारा। देखिए इसमें सेम कहाँ है, 700 एंड 700 पे, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए अब पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है। 24, 8, 20, 12। देखिए 24 जो है इस पे हमारा इक्विलिब्रियम है, 700 700। 8 पे हमारा 900 रुपये, 900 की डिमांड है लेकिन सप्लाई 1000 है, तो ये भी सही है। और देखिए 12 पे हमारे 825 की डिमांड है, 900 की सप्लाई है, लेकिन 20 पर जो है हमारी वो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। हाँ, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ए फर्म वेरिएबल कॉस्ट वेरीज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन आउटपुट लेवल, ये सही है। ए फर्म टोटल कॉस्ट कर्व लाइज अबव द टीवीसी कर्व एंड हैज़ द सेम शेप एट टीवीसी कर्व, ये भी सही है। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज़ फिक्स्ड ओनली इन शॉर्ट पीरियड, ये सही है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में तो सभी कुछ वेरिएबल हो जाता है। ए फर्म वेरिएबल कॉस्ट इज़ पॉजिटिव है जीरो आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट पॉजिटिव है जीरो आउटपुट पे, तो ये गलत है। तो इस तरह से हमारे फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए मैचिंग करनी है। शॉर्ट पीरियड, इंटरेस्ट ऑन ओन मनी कैपिटल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और प्राइस। तो देखिए जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है AFC। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि ए। और जो इंटरेस्ट ऑन ओन्ड मनी कैपिटल, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, तो ये हमारा बी हो गया। प्राइस क्या होता है, प्राइस जो है वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1, ये क्या दिखा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू द एडिशन टू TR अर्नड बाय सेलिंग N यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ N1 यूनिट। ए फॉलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स, जो हमारा सप्लाई कर्व फॉलिंग है तो वो क्या बताता है, तो वो हमें बताता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देखिए टेबल दे रखी है, प्राइस पर केजी दे रखा है, क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है, सप्लाइड दे रखा है, तो इसमें पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे होगा।
तो देखिए जब पहले 9 रुपये प्राइस है तो डिमांड हो रही है 30 की और सप्लाई हो रही है 62, तो बहुत ज़्यादा गैप है। उसके बाद जब 8 हुआ तो 35 और 60 है, 7 हुआ तो 41 और 57 है। और देखिए जब हमारा 6 हुआ तो 45 और 53 है, और 5 हुआ तो 49 और 89 है। देखिए हमारा वैसे 5 होना चाहिए, लेकिन 5 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए 6 पे जब 45 की डिमांड है और 53 हो रहा है तो इतना गैप नहीं है। हमारा जो है वो केवल 8 का गैप आ रहा है, तो हमारा जो है 6 आ जाएगा। अगर 5 होता तो 5 पे तो था ही, ठीक है ना, क्योंकि जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई थी। द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व इज टेंजेंट टू, जो AC कर्व का मिनिमम पॉइंट है वो कहाँ पर टेंजेंट होता है, तो वो हमारा MC पर होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए टैक्स ऑन प्रोडक्शन इज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये गलत है। रिटर्न ऑन ओन्ड कैपिटल इज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सही है। मनी स्पेंट बाई फर्म ऑन परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट इज़ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी गलत है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ATC कर्व इज़ टू द राइट टू ऑफ द लोअर पॉइंट ऑफ ABC, तो ये सही है। तो इस तरह से हमारा B और D सही है, तो इस तरह से D ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डेक्लाइन कंटिन्यूसली व्हेन द फर्म, AFG जो है वो हमारी कंटिन्यूसली डेक्लाइन करती है कब? जब इंक्रीज़ होता है आउटपुट में। देखिए इसमें मैचिंग करनी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और थर्ड है फॉल्स एज लॉन्ग एज आउटपुट राइजेस। देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रॉपर्टी, सही है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और देखिए जो हमारा थर्ड है फॉल्स एज लॉन्ग एज आउटपुट राइजेस, मतलब इतना ही गिरता है जैसे कि आउटपुट हमारा बढ़ता है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंपनी ओन इक्विपमेंट, तो हमारा C। तो इस तरह से फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C, तो C हमारा राइट आंसर है। इन द शॉर्ट रन द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म कवर, शॉर्ट रन में जो AFC होती है वो क्या कवर करती है? तो वो प्राइस कवर करती है। इफ़ ए टेबल शोज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, वन कैन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर सकता है? टोटल कॉस्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इफ़ द डिमांड कर्व कन्फ्रंटिंग एन इंडिविजुअल फर्म इज़ परफेक्टली इलास्टिक देन द फर्म इज़ ए प्राइस टेकर, ये सही है। इफ़ द डिमांड कर्व कन्फ्रंटिंग ऑन इंडिविजुअल फर्म इज़ परफेक्टली इलास्टिक देन द फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, ये भी सही है। इफ़ द डिमांड कर्व कन्फ्रंटिंग एन इंडिविजुअल फर्म इज़ परफेक्टली इलास्टिक देन द अमाउंट ऑफ फर्म प्लेस ऑन मार्केट इज़ स्मॉल रिलेटिव टू टोटल सप्लाई, तो ये भी सही है। इस तरह से हमारे सारे सही हैं, तो ये D ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये कह रहे हैं कि हमारी जो आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट है वो घटती हुई जा रही है, तो सीधी सी बात है इंक्रीजिंग रिटर्न है। इनमें से पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द MC कर्व कट द AC कर्व एट ए पॉइंट वेयर AC इज़ मिनिमम, ये हमारा सही है। और द VC रिफर्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अलोन, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट सही है। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिफर्स टू द MC, ये भी सही है। एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज द डिफरेंस बिटवीन AVC एंड AC इंक्रीजेज, ये भी सही है। एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज द डिफरेंस बिटवीन TC एंड TFC डिक्रीजेज, तो ये गलत है। तो इस तरह से हमारा केवल B, मतलब फिफ्थ ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा C इसका राइट आंसर है। देखिए इस वाले में मैचिंग करनी है। द सप्लाई कर्व फॉर द शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव फर्म व्हेन आउटपुट एक्सपेंड इफ द ATC इज एन स्ट्रेट लाइन द MC कर्व विल, और उसके बाद थर्ड है ए होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री मॉडल। नहीं, द सप्लाई कर्व फॉर द शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव फर्म, तो यहाँ पर MC इक्वल होता है या फिर AVC से ऊपर होता है। जब आउटपुट बढ़ता है और ATC अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो MC कर्व कैसा होता है? ATC कर्व के नीचे होता है।
ए होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड टू फैक्टर मॉडल, ये जीरो इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें पूछ रहे हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कब पॉजिटिव हो जाएगी, यानी स्थिर लागत कब पॉजिटिव हो जाएगी, अगर जो फर्म है वो शॉर्ट रन में कुछ भी नहीं बनाएगी। तो अगर टोटल कॉस्ट की में वृद्धि हो रही है लेकिन एमसी में नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केवल फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रही है। देखिए फिर से एक डायग्राम दे रखा है, इसमें कई सारे कर्व दे रखे हैं और वो कर्व हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। देखिए इसमें ये तो एमसी कर्व है हमारा। देखिए ये हमारा एएफसी है, ये वाला हमारा एबीसी है, और ये हमारा टोटल कॉस्ट है। ठीक है ना? तो इसके बेस पे देख लेते हैं हम। तो हमारा देखिए फर्स्ट का तो क्या हो गया, फर्स्ट का हमारा 6 नंबर है, एमसी हमारे 6 नंबर पे है, और देखिए टीसी हमारे 8 नंबर पे है, यानी कि 4 का हमारा डी हो गया, 4 का हमारा डी हो गया। और जो हमारा एएफसी है वो 9 नंबर पे है, तो यानी कि सेकंड का हमारा बी हो गया। और एबीसी जो है वो हमारा 7 नंबर पे है, तो यानी कि सी हो गया। तो फर्स्ट फर्स्ट का ए फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, और थर्ड का सी, और 4 का डी, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए ये टेबल दे रखी है, आउटपुट दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखी है, टीएफसी दे रखी है, एबीसी दे रखी है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर टोटल कॉस्ट जो है वो 175 है और टीएफसी 100 है, तो यहाँ पर एबीसी कितनी है? तो सबसे पहले तो हमें टीबीसी निकालनी पड़ेगी। जब हम टोटल कॉस्ट में से टीएफसी माइनस कर देंगे तो टीबीसी हमारी 75 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे एबीसी? एबीसी यानी एवरेज। एवरेज निकालने के लिए देख लेंगे कितना यूनिट है हमारा यहाँ पर, क्योंकि देखिए 1 2 3 थर्ड लेवल पे है ना, 3 यूनिट बन रही है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। कितना आ जाएगा ये? 25। तो यहाँ पर कितना आएगा? 25। तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। देखिए मैचिंग करनी है। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व ये कैसा होता है हमारा? रिमेन्स इक्वल टू यूनिटी। वर्टिकल सप्लाई कर्व ये कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। और स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ये कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। देखिए हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व, ठीक है, इस तरह का सप्लाई कर्व जो है हमारा, ठीक है, तो ये इसका मतलब कैसा है कि इक्वल टू यूनिटी है। ये परफेक्टली इलास्टिक है। ये कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, पूर्णतया लोचदार। और अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि इस तरह का है, तो इसका मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक। और जो है स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व अगर इस तरह का है, ये इस तरह का आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा रिमेन्स इक्वल टू यूनिटी, यानी कि 1 के बराबर है। तो हमारा जो ये ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म कितनी होती हैं? बहुत सारी होती हैं। बस इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये सही है। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइस प्रिवेल फॉर आइडेंटिकल गुड एट एनी वन टाइम, ये गलत है। एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व कोइंसिडाइज ईच अदर इन ए मोनोपोली मार्केट, ये सही है। ए कमोडिटी विल हैव वैल्यू ओनली इफ इट इज स्केयर रिलेटिव टू डिमांड, तो ये गलत है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। फर्स्ट और थर्ड हमारे सही हैं। द प्राइस एंड वैल्यू ऑफ ए गुड इज मेजर्ड। प्राइस और वैल्यू कहाँ मेज़र की जाती है? तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी। विद इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल द इक्विलिब्रियम इन ए मार्केट इज इनकम्प्लीट, दिस इज ओनली इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट।
The change of TR resulting from the scale of the 1 unit more output means MR from a given output. इसमें पूछ रहे हैं ओलिगोपोली का मीन क्या होता है। देखिए ओलिगोपोली का जो मीन होता है वो होता है ए फ्यू फर्म प्रोड्यूस ए होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखिए मार्केट के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। सप्लाई इज़ वेरी पावरफुल, देयर ओनली वन पीस प्रिवेलिंग फॉर द कमोडिटी वॉट एवर मे बी चेंज इन द डिमांड द सप्लाई कर्व विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो बस हमारा ये सेकंड गलत है, डिमांड इज़ वेरी पावरफुल। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए डायग्राम दे रखा है डी कर्व और एस कर्व। इस पर पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी और पॉइंट कौन कौन से होंगे। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, एक क्वांटिटी क्या होगी और पॉइंट कौन कौन से होंगे। तो देखिए टू हमारा पॉइंट जो है वो तो टी है, और देखिए प्राइस हमारा टी पी है, और हमारी जो क्वांटिटी है वो टी क्यू है। तो टी क्यू टी पी और ये, तो हमारा देखिए ए ऑप्शन राइट आंसर है। A firm will not operate unless the AR is at least equal to ABC only in, ये कब होगा हमारा, ये होगा हमारा शॉर्ट रन में। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। द मार्केट डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज द अमाउंट ceteris paribus दैट पीपल वुड लाइक टू बाई डूरिंग ए पीरियड एट डिफरेंट प्राइजेस, सही है। इफ सप्लाई रिमेन द सेम डिमांड इंक्रीजेज द प्राइस विल राइज, ये भी सही है। इफ सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीजेज इक्वली द प्राइस विल रिमेन अनचेंज, ये भी सही है। इफ द इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन द इंक्रीज इन डिमांड द प्राइस विल डिक्लाइन, ये भी सही है। तो हमारे चारों ऑप्शन इसका राइट है, 1, 2, 3 एंड 4। ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय मोनोपोलीज, मोनोपोली में कितना प्राइस कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वेरी लार्ज। मार्केट पीरियड इफेक्ट मीन्स, मार्केट पीरियड के इफेक्ट का मतलब क्या है, तो ये मतलब है हमारा द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई कैन नॉट बी इमीडिएटली रीएडजस्टेड टू न्यू सिचुएशन। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फ्यूचर प्राइसेस आर टुडेज प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज टू बी डिलीवर्ड सम टाइम इन द फ्यूचर, तो ये सही नहीं है। फ्यूचर प्राइस रिफर टू द अनएक्सपेक्टेड प्राइसेस ऑफ कमोडिटी सम टाइम्स इन फ्यूचर, ये भी गलत है। फ्यूचर प्राइसेस मस्ट बी हायर देन स्पॉट प्राइसेस, ये भी गलत है। तो हमारा 942 के सारे ही गलत हैं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल का। ए डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस व्हेन एट गिवन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन डिमांड। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो देखिए ये और शॉर्ट क्वेश्चन का हमारा एक जो है वीडियो एंड हुआ है। ये सारे जो भी हमने पार्ट बनाए थे 1 से लेकर 13 तक, और ये वाला पार्ट भी, तो जितने भी पार्ट हैं सारे हायर लेवल के एग्ज़ाम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इनको ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।